हेलो दोस्तों, ये हमारा चौथा वीडियो है SRA पर। पांचवा वीडियो है, सॉरी। ठीक है, ये हमारा पांचवा वीडियो है SRA पर। तो कल तक हम लोगों ने क्या देख लिया था, 14A तक देख लिया था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 14A तक देख लिया था। आज 15 से स्टार्ट होगा। तो अभी तक तो आपको सब समझ में आ ही रहा होगा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। और समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट किया करिए भाई। अब मालूम कैसे पड़ेगा मुझे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या मुझे चेंजेस लाने चाहिए अपने लेक्चर में। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 15। ठीक है, आज 15 से स्टार्ट करेंगे। ये मैंने पहले से लिख लिया इसलिए कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, रिकॉर्डिंग जो है ज़्यादा लंबी ना खींचे। चलिए, सेक्शन 15 क्या बोलता है? हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक, कहने का मतलब है कौन सी पार्टी केस कर सकती है। ठीक है, हु कैन क्लेम, ये मैंने लिख दिया है सिंपल। हु कैन क्लेम, दोनों पार्टी में से कौन केस कर सकता है, इसमें ये दिया हुआ है। ठीक है, सेक्शन 15 में ये दिया हुआ है कि कौन सी पार्टी केस कर सकती है। ठीक, किसके ऊपर केस कर सकती है, ये सेक्शन 19 में दिया हुआ है। ठीक है, सेक्शन 19 में दिया हुआ है कि किसके ऊपर केस किया जा सकता है। सेक्शन 15 में ये दिया हुआ है कि कौन कर सकता है। ठीक है, अब कौन कर सकता है? पहली बात तो अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो एनी पार्टी का मतलब प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, कोई भी केस कर सकता है। ठीक है, एनी पार्टी, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, दोनों में से एक दूसरे के ऊपर कोई भी क्लेम कर सकता है। बस थोड़ी सी चीज़ें हैं, उनको और जानना पड़ेगा कि कब कौन पार्टी नहीं कर सकती है। ये हम लोग 16 में देखेंगे, 17 में देखेंगे कि कब कौन सी पार्टी केस नहीं कर सकती। जनरल रूल ये है, एनी पार्टी केस कर सकती है। ठीक है, मतलब कोई भी क्लेम कर सकता है दोनों में से, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट। लीगल रिप्रेजेंटेटिव और प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल इन द केस ऑफ, अगर एजेंट वाला केस है, एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो एजेंट के बिहाफ पे कौन केस कर सकता है? प्रिंसिपल। टॉर्ट में कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा तो होगा ही आपने, सिंपल है। LR लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, दो पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी, ठीक, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब अगर ए मर जाता है, ए की डेथ हो जाती है, तो ए के LR कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकते हैं। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। किस चीज़ में? फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट था इन रिलेशन टू किसी स्किल या प्रोफेशन, स्किल प्रोफेशन, चलिए ये दोनों, एक चीज़ और है कुछ अभी ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, स्किल और प्रोफेशन, अगर इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल, चलिए यहाँ पे उस इलस्ट्रेशन से देखिए कि ए जो था वो एक फेमस पेंटर था। ठीक है, कोई भी फेमस पेंटर मान लीजिए, फेमस आर्टिस्ट था, पेंटर नहीं कहना चाहिए, आर्टिस्ट था। ठीक है, फेमस आर्टिस्ट था। बी ने ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि तुम मुझे एक पेंटिंग बना के दो। ठीक है, तुम मुझे मेरी एक पेंटिंग बना के दो। बी ने ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं इसके बदले तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। ठीक, ए क्या हुआ, ए की डेथ हो गई, पेंटिंग बनाने से पहले नहीं बना पाया और उसकी डेथ हो गई। अब ए का LR था कौन? सी। तो क्या सी बी को के ऊपर केस कर सकता है? क्या सी बी के ऊपर केस कर सकता है कि नहीं तुम्हारी पेंटिंग मैं बना के दूंगा, तुम मुझे 5 लाख रुपए दो? नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, स्किल की बात आ रही है कि नहीं? अगर स्किल की बात आए या किसी प्रोफेशन की बात आए और वो जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको करने से पहले ही अगर जिससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके LR क्लेम नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकते। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि आप समझ गए, क्योंकि इसमें स्किल है भाई, मुझे इसी की पेंटिंग चाहिए थी एक ही, उसके LR पता नहीं इतना अच्छा बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। और पहली बात तो स्किल में LR की कोई बात ही नहीं, LR इन्फोर्स नहीं करा सकता। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आसान सी बात है। और प्रिंसिपल, एजेंट के केस में प्रिंसिपल इन्फोर्स करा सकता है। अब इन दो टाइप के समझ में आ रहा है ना आपके? चलिए ठीक है, आ ही रहा होगा। अब सी में क्या दिया हुआ है, ये 15 के सब क्लाउज हैं, ए बी हो चुका है। एनी पार्टी
लीगल रिप्रेजेंटेटिव और प्रिंसिपल, ठीक है। लेकिन स्किल के केस में, लेकिन स्किल या प्रोफेशन के केस में, प्रोफेशन या सॉल्वेंसी, इस केसेस में ये नहीं करवा सकता, एलआर नहीं करा सकता अगर एक्ट पहले से नहीं किया, ठीक है। उसने जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो पहले से नहीं किया। अब सेटलमेंट ऑफ मैरिज और कंप्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ फैमिली, इन दोनों केसेस में सेटलमेंट ऑन मैरिज, अगर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू सेटलमेंट ऑन मैरिज और कंप्रोमाइज ऑफ डाउट राइट्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ फैमिली, इन दोनों केसेस में हु बेनिफिटेड, जिसे बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट जिसे हो रहा है, जिसे बेनिफिट हो रहा है, जिसको भी बेनिफिट हो रहा है वो सब केस कर सकते हैं, ठीक है। अगर डाउटफुल राइट्स ऑफ फैमिली है, अगर फैमिली में 20 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो सबको शेयर मिलेगा ना, सबके राइट्स है ना, तो 20 में से कोई भी केस कर सकता है, ठीक, अगर वो अफेक्ट हो रहा है तो। अब कॉन्ट्रैक्ट इन रिलेशन टू टेनेंट फॉर लाइफ, ठीक है, अगर कोई भी टेनेंट फॉर लाइफ है और वो अपने राइट्स के अंदर या अपनी पावर के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो रिमाइंडर वन, ठीक, जो बचा हुआ रह जाएगा वो, ठीक है। टेनेंट फॉर लाइफ के केस में ये सारे कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट इन रिलेशन टू टेनेंट फॉर लाइफ तो रिमाइंडर वन केस कर सकता है, ठीक है। रिवर्सनर इन पोजीशन, रिवर्सनस इन रिमाइंडर, ये दोनों और दिए हुए हैं। रिवर्सनर क्या होता है, वैसे तो हम लोग डिटेल में वहाँ देखेंगे टीपीए में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देते हैं। रिवर्सनर इन पोजीशन क्या हुआ, रिवर्सनरी इंटरेस्ट होता है, रिवर्सनरी इंटरेस्ट ये होता है, ये फ्यूचर इंटरेस्ट होता है, ठीक है, जिसे आप फ्यूचर इंटरेस्ट से ध्यान रखें। क्या होता है ये कि इन फ्यूचर तुम्हारे पास आ सकता है, जैसे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम इस घर में रहो, ठीक है, जब तक तुम जिंदा हो तुम इस घर में रहो, तुम्हारे मरने के बाद ये सी को पहुंच जाएगा, ठीक, जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम इसमें रहो, तुम्हारे मरने के बाद सी को पहुंच जाएगा, ये होता है, ठीक है। ये होता है रिवर्सनर इन पोजीशन और रिवर्सनर इन रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है, जो बच जाए, जैसे ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि बी और सी, ठीक, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया, देखो मेरा एक घर है जो जब तक बी रहेगा बी के पास रहेगा, ठीक है, अगर बी मर जाता है तो सी के पास रहेगा, ठीक, या एक और पार्टी ले लो डी, ठीक है, और उनका देखो जब तक ये बी जिंदा रहेगा इसके पास घर रहेगा मेरा, इसके मरने के बाद इन दोनों में से जो जिंदा रहेगा उसके पास रहेगा, ठीक है, ये हो जाता है रिमाइंडर, जो बचे, जो बाद में बचे उसके पास इंटरेस्ट पहुंच जाएगा, ठीक है। ये फ्यूचर इंटरेस्ट होते हैं, ये टीपीएम हम लोग डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। अब जी क्या बोलता है, इतना तो आ गया होगा समझ में ना। जी क्या बोलता है, जी ये बोलता है कि उस केस में, इस केस में कौन केस कर सकता है, इसमें हम लोग ये सब देख रहे हैं कि कौन कौन केस कर सकता है, हु कैन क्लेम, कौन कौन क्लेम कर सकता है, ये सब लोग क्लेम कर सकते हैं। अब क्या हुआ, अगर दो कंपनी हैं, कंपनी ए कंपनी बी, ठीक है, एक कंपनी ए है एक बी है, ये दोनों आपस में मर्ज हो रही हैं और एक बड़ी कंपनी बन रही है सी, ठीक, तो अगर इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सी क्लेम कर सकता है, सी उसको इन्फोर्स करा सकता है। मान लीजिए ए ने किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हो या बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया हो, उसको इन्फोर्स कराने के लिए सी क्लेम कर सकता है, ठीक, क्योंकि आपस में मिलके ही एक बड़ी कंपनी बनी है। जब दो छोटी कंपनी मिलके एक बड़ी कंपनी बन जाए तो वो बड़ी कंपनी क्लेम कर सकती है, ठीक है। अब इस एच में देखिए, एच में क्या दिया हुआ है, अगर एक कंपनी मर्ज होके, फॉर एग्जाम्पल विजया बैंक मर्ज हो गई बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक, विजया बैंक मर्ज हो गई बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। अब अगर विजया बैंक का कोई भी क्लेम होगा तो वो कौन करेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा करेगी, ठीक है। जब छोटी कंपनी मर्ज बड़ी कंपनी में हो जाए
तो बड़ी कंपनी फिर, ठीक है, ये क्लेम कर सकती है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब 15 के बाद हम लोग देखते हैं 16। 16 क्या कहता है भाई? 16 आपको ध्यान होगा, क्यों? सेक्शन 10 से याद होगा। चलिए 16 ये बोलता है पर्सनल बार टू रिलीफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स इन फेवर ऑफ ए पर्सन, कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसके फेवर में इन्फोर्स नहीं हो सकते। अगर आपसे मैं ऐसे ही सोच कह दूं कि अगर ये मान लो यार कि कौन क्लेम नहीं कर पाएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आप कहोगे विशाल भाई मेरे हिसाब से क्लेम नहीं कर पाएगा जो पार्टी डिफ़ॉल्ट में हो, ठीक है, जो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रही हो, ठीक है। अब दो लोग हैं, इसको मिटा देते हैं। कमेंट किया करो दोस्तों, कमेंट करते हो, अच्छा लगता है। अच्छा पढ़ाता हूँ कि नहीं पढ़ाता हूँ ये भी बताया करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी बताया करो। चलिए अच्छा 16 देखने वाले, ठीक है। 16 की हेडिंग है पर्सनल बार टू रिलीफ। पर्सनल बार टू रिलीफ कि कब आप रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते, कब आप रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते, कब नहीं कर सकते। अब मान लीजिए ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर ये सारे काम करेगा तो ये थोड़े करा पाएगा। ए खुद ही ब्रीच कर रहा है, ठीक है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या ए केस कर सकता है कोर्ट में जाके? क्या ये कोर्ट में जाके बोल सकता है कि माय लॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कराइए बी के साथ? नहीं, क्योंकि तुम पहले ही ब्रीच कर रहे हो, ठीक है, या तुम फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है, या फ्रॉड या कोई भी ऐसा जिससे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो रहा है, वॉइडेबल हो रहा है, या तुम क्या कर रहे हो, अपना खुद परफॉर्म नहीं करते, नॉट इंटरेस्ट टू परफॉर्म, नॉट इंटरेस्टेड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। जनरली अब ये देखना, अभी रीडिंग मारेंगे हम लोग, ठीक है। अभी सेक्शन 16 को रीड मारते हैं। ये ऐसे ही हम लोग देख रहे हैं कि कब जो है ये इन्फोर्स नहीं करा पाएगा, ठीक है। ये होता है पर्सनल बार टू रिलीफ। रिलीफ कब आप क्लेम नहीं कर सकते? अगर ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अगर ए इनमें से कोई ऐसा काम कर रहा है, इनमें से कोई भी काम कर रहा है, तो फिर वो कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता कि साहब इसको इन्फोर्स कराइए। क्यों? क्योंकि बार लग जाएगा आपके रिलीफ क्लेम करने पे। चलिए अब रीड मारते हैं क्या है पहले, कहाँ गिर गया। चलिए सेक्शन 16 कब कब आप क्लेम नहीं कर सकते। पहला ए, हु वुड नॉट बी एंटाइटल टू रिकवर कंपनसेशन फॉर इट्स ब्रीच। ब्रीच आ गया पहला, ठीक है। अगर आप खुद ही ब्रीच कर रहे हैं तो फिर आप नॉट एंटाइटल टू कंपनसेशन, आपको कंपनसेशन नहीं मिल सकता। दूसरा बी, हु हैज़ बिकम इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग, या तो आप खुद ही परफॉर्म नहीं, इनकैपेबल हो गए परफॉर्म करने के लिए, और वॉयलेट्स एनी एजेंशियल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या किसी एजेंशियल टर्म को आपने वॉयलेट किया है, और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट डेट ऑन हिज पार्ट्स रिमेन्स टू बी परफॉर्म, और एक्ट इन फ्रॉड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आपने फ्रॉड किया है, और willfully act as variance with or in subversion of the relation intended to be established by the contract। चलिए इसको थोड़ा और देखते हैं, लंबा चौड़ा दिया हुआ है लेकिन कुछ है नहीं इसमें। फ्रॉड तो समझ में आ रहा है ना आपको, अगर वो फ्रॉड करता है तो थोड़े इन्फोर्स करा पाएगा। अब क्या हुआ, आपने, चलिए एक कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से, ठीक है, कि तुम्हें मैं अपनी ये लैंड बेचना चाहता हूँ, ठीक। और जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एट द टाइम, वहाँ पर देखा कि कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू भी अलग रखती है। अगर इस पूरे लैंड की वैल्यू 5 लाख है
तो इन पेड़ की वैल्यू भी 2 लाख रुपए होगी वहाँ पर उस लैंड में, ठीक है। तो इस पेड़ के साथ में, इन पेड़ों के साथ में, इन ट्रीज के साथ में उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं तुम्हें ऐसे ही अपना पूरा लैंड भेज दूंगा, ठीक है, 5 लाख में, ठीक, 5 लाख में हम पूरा लैंड भेज देंगे। अब क्या किया इसने, बी ने एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब तक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होता उससे पहले ही क्या किया, ये पेड़ कटवा दिए, ठीक है, पेड़ उसने कटवा दिए और खुद बेच दिए उसने। अब कटवाने के बाद वो बोल रहा है ए से, अब तुम लैंड खरीदो 5 लाख की, तो वो नहीं लेगा और ये इन्फोर्स भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एसेंशियल्स जो थे उसको आपने ब्रीच किया, ठीक है, इसलिए आप परफॉर्म नहीं करा पाएंगे। ये बी का ये इलस्ट्रेशन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सी क्या बोलता है, हु फेल टू एवर एंड प्रूव दैट ही हैज परफॉर्म और हैज ऑलवेज बीन रेडी टू विलिंग टू परफॉर्म द एसेंशियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच आर टू बी परफॉर्म बाय हिम अदर देन द टर्म परफॉर्मेंस ऑफ विच हैज बीन प्रिवेंटेड और वेव बाय द डिफेंडेंट, ठीक है। सी क्या बोलता है कि उसे खुद ही ये बताना पड़ेगा, उसे ये भी करना है कि भाई आप भी इंटरेस्टेड हो, ठीक है। अगर ए केस बी केस करने चाहता है कि माय लॉर्ड ए को आप कंपेल करिए कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे, तो बी को भी ये दिखाना होगा कि जो इसके पार्ट पे जो है वो अपना काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। आपके पार्ट पे जो काम है वो आपको भी ये शो करना पड़ेगा कि आप अपने पार्ट पे विलिंग हैं, आपकी भी अच्छा है कि आप परफॉर्म करना चाहते हैं, आपने वो सारे स्टेप उठाए हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक। ये तो समझ में आ गया होगा, आसानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन और ये बोलता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं है कि जैसे इस केस में कोई भी लैंड आदमी अगर खरीदता है, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर 5 लाख की बात हुई है, 5 लाख की बात हुई है तो परफॉर्मेंस से पहले ही वो पूरा पेमेंट दे दे, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये कोई एजेंशियल कंडीशन में नहीं आता है कि वो परफॉर्मेंस से पहले भी पूरा पैसा दे दे, ये उसमें नहीं आता, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ क्लाउज सी के केस में 1 वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व द पेमेंट ऑफ मनी, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व द पेमेंट ऑफ मनी होता है, इट इज़ नॉट एसेंशियल्स फॉर द प्लेंटिफ टू एक्चुअल टेंडर टू द डिफेंडेंट और टू डिपॉजिट इन कोर्ट इन एनी मनी एक्सेप्ट विच सो डायरेक्टेड बाय द कोर्ट, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि वो सारा पैसा पहले से ही दे दे, अनलेस एंड अनटिल कोर्ट ने कहा ना कहा हो देने के लिए। अगर कोर्ट कहती है तो आप दे दो, फिर तो कोर्ट का काम